जब तक पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होगा बातें स्टार्ट, क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। आसपास लोग नाउ लुक, वी वर डूइंग द adjustment of accumulated profit and loss in the case of retiring of a partner. जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा, सबसे पहली चीज द फर्स्ट और द प्राइमरी थिंग इज कि सबसे पहले उसे क्या मिलना चाहिए? गुडविल का शेयर। क्लियर है? गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होनी है वो आपको पता है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होना है वो आपको पता है। In retirement, there are two types of goodwill. First is existing goodwill, and second is existing goodwill. Existing goodwill means जो बुक में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और सेकंड जो एडजस्ट होती है गुडविल। कौन सी वाली? जो पार्टनर रिटायर होगा उसको गुडविल का शेयर मिलेगा, और उसको गुडविल का शेयर कौन एडजस्ट करेगा? जो गेनिंग पार्टनर होंगे। गेनिंग पार्टनर कौन है? रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज, अब रिटायरिंग पार्टनर को और क्या क्या मिलना चाहिए? रिटायरिंग पार्टनर को जो और चीज मिलती है वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मींस पेंडिंग नहीं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मींस दैट प्रॉफिट विच इज एडेड अप। वो प्रॉफिट जो पुराना एड वाला था, जोड़ा हुआ था, वो अब रिटायरिंग पार्टनर को रिटायर होने के बाद मिलेगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के साथ साथ रिजर्व्स भी उसे मिलने वाले। ठीक है। रिजर्व्स इज इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही होता है। बात समझ आ रही है? रिटायरिंग पार्टनर को रिटायर होते वक्त एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस भी आप डिस्ट्रीब्यूट या फिर चार्ज। अगर बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ तो आप कौन सी एंट्री करेंगे? ये वाली एंट्री क्या है? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में होगा हमेशा ये? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, बेसिक सा फंड है। रिजर्व्स होगा तो क्या एंट्री बनाएंगे आप लोग? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों बांट रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्व्स में जो ये रिजर्व्स था ये तो पुराना था ना। पुराने तो तीनों लोग थे। अगर फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर होंगे तो जितने पुराने पार्टनर थे उन्होंने अपना हार्ड वर्क किया और प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन जो फर्म ने बचा दिया उसे ही हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोल रहे हैं। तो उस प्रॉफिट में रिटायरिंग पार्टनर का भी तो कंट्रीब्यूशन है। तो रिटायरिंग पार्टनर जब रिटायर होगा तो अपना कंट्रीब्यूशन का शेयर लेके जाएगा ना। क्लियर? अपना कंट्रीब्यूशन का शेयर लेके जाएगा जो उसने कंट्रीब्यूट किया रिजर्व्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए ये एंट्री हो रही है। ठीक है। नाउ द थिंग इज, एंट्री में रिजर्व डेबिट क्यों हो रहा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता है कि जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा उस वक्त पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जनरल एंट्री में क्रेडिट होता है। ठीक है। रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम उसे कहां लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड। क्यों इंक्रीज हो रहा है? किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? सिंपल, रिजर्व्स की वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? रिजर्व। बेसिक सा फंड है। आ रहा है समझ सबको? सबको आ रहा है? गुंजन, बात समझ आ रही है? अरे आ रही है? ठीक है। मैंने बोला कि बैंक ने तुम्हें इंटरेस्ट दिया। बैंक ने तुम्हें क्या दिया? इंटरेस्ट दिया बेटा। एक छोटा सा सेंस है। ठीक है। एफडी पे इंटरेस्ट दिया या जो आपका अकाउंट है, तो आपके पास क्या मैसेज आता है बैंक का? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इसका मतलब कि बैंक ने आपका अकाउंट क्या किया जनरल एंट्री में? क्रेडिट। और ऊपर क्या लिखा? क्या लिखा ऊपर? अरे फर्म ने लिखा होगा ना, क्या लिखा होगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट या अमन बैंक अकाउंट। तो आपके पास जो वो सेंटेंस में एक सेंटेंस है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड,
तो उसकी जनरल एंट्री भी होगी, ठीक है। और जैसे आप अब अपनी पासबुक बैंक में प्रिंट करवाएंगे तो आप देखना क्या लिखा होगा क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट। इसका मतलब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड इंक्रीज करोगे और वहां क्या लिखोगे, बाय जनरल रिजर्व। बात समझ आ रही? ठीक है, चलो प्रॉफिट का केस और अब आ जाते हैं लॉस का केस। लॉस का केस क्या है? अब लॉस की एक्यूमुलेटेड लॉस होगा तो बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज। सो जो रिजर्व के केस में, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के केस में सिचुएशन थी, अब सिचुएशन इसके जस्ट वाइस वर्सा हो गई, अपोजिट हो गई। अपोजिट हो गई ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। हो जाएगा? अरे हो जाएगा, एंट्री में दिखाई दे रहा है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर ये एक्यूमुलेटेड लॉस भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ रहे? बात समझ रहे? अगर करंट ईयर का लॉस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही तो निकाला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस कहां एसर्टेन होता है? बिजनेस के ऑपरेशन का रिजल्ट, मतलब प्रॉफिट या लॉस आप किस अकाउंट में कैलकुलेट करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट करते हो। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस होगा तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनना, एक सिचुएशन प्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने बोला आपको इस साल लॉस हुआ, इस साल आपको क्या हुआ? लॉस। पिछले साल भी लॉस था, उससे पिछले साल भी लॉस था, मतलब फ्रॉम द लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आपको लॉस हुआ। तो आप एज एन द बिजनेसमैन क्या करोगे? हर साल का लॉस हर साल पार्टनर से चार्ज करोगे या लॉस को जोड़ते रहोगे? हर साल का लॉस पार्टनर से चार्ज करते रहेंगे या आप लॉस को जोड़ते रहेंगे, एक्यूमुलेट करते रहेंगे? बेसिक सा फंडा है। अब यहां पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है आपकी बुक में, सिर्फ एक बेसिक सा फंडा। क्या करना चाहिए? जोड़ेंगे। मैंने बोला, मैंने हिमांशु को 1000 रुपए उधार दिए, ठीक है? किसको दिए? मांगने के बाद इसने दिए नहीं, फिर इसने 1000 रुपए फिर से मांगे, फिर मैंने दे दिए। अब तीसरी बार मैं फिर से दूंगा? क्यों नहीं दूंगा? अरे वापस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि रिस्क है। क्यों नहीं दे रहा हूं? रिस्क हो जाएगा ना। अरे एक बार आपने किसी को पैसे दिए और उसने पैसे वापस नहीं दिए तो आप किसी को पैसा दोबारा देने से पहले बहुत बार सोचते हैं, रिस्क क्रिएट हो जाएगा ना। तो उसी सेंस में सोचो कि अगर लॉस है तो हम लॉस को कंपनसेट बहुत आगे तक खींच के लेके जाएंगे, बहुत सालों का कंपनसेट करेंगे, या हम कोशिश करेंगे कि जिस साल लॉस हो रहा है उस साल उसे कंपनसेट कर लें? ऐसे ही होना चाहिए। होना चाहिए, बट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये। हो सकता है आप लॉस को भी कंपनसेट करें, बट करना क्या चाहिए हम उसके बारे में बात करें। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या करना है यहां पर? ये चलो एजेड, ये एजेड, चलो क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट। नाउ लुक दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दे रखी है इंदर, गजेंद्र, हरिंदर। अब इस बैलेंस शीट में देखो, कहीं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है? ये जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, तो इस जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स? जो इनके नाम में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, हाँ जी है 3:1। तो जरा 90,000 को 3:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 45। चलो बड़ा इजी सी कैलकुलेशन होती है, आप लोग बेसिक वो ना करें। 90,000
इंटू 3/6, क्या आंसर आएगा? चलो इससे भी 45 आ गया। फिर लास्ट वाले का 15, दूसरे वाले का 30। कैलकुलेशन हो जाएगी ना, कैलकुलेशन में ज्यादा जो ना करें। तो एंट्री बन गई, जीआर अकाउंट डेबिट 90,000 टू इंदर अकाउंट 45,000 टू गजेंद्र अकाउंट 30,000 टू हरिंदर अकाउंट 15,000। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल सम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? चलो, एक और चीज आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखी है, द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन पार्टनर्स रिटायर इन द मिडिल ऑफ द ईयर। व्हेन पार्टनर्स रिटायर इन द मिडिल ऑफ द ईयर। अब मुझे बताओ, क्या पार्टनर जरूरी है कि साल के फर्स्ट डे या लास्ट डे रिटायर हो? कभी भी हो सकता है, किसी भी मंथ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलो, अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा? सबसे पहली चीज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर क्या पढ़ा? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, फिर क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर क्या पढ़ा? अच्छा, वैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से एक चीज पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या? एसर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट फॉर रिटायरिंग पार्टनर। याद है? कुछ नहीं है? जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इसके बारे में बात हुई थी? नहीं हुई थी? अरे हाँ या ना? रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा दिया जाता है, इसके बारे में पता है हमें या नहीं पता? गुडविल का पैसा दिया जाता है, सबको पता चल गया। ठीक है, जीआर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा, उसका पैसा या उसका पैसा चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, और क्या देंगे उसे? जो उसकी कैपिटल है वो देंगे उसे, और क्या देंगे उसे? रिजर्व तो आ गया, और क्या देना चाहिए? प्रॉफिट, आईओसी, और अगर आईओडी हो तो चार्ज करेंगे। ये सारी चीजें होंगी ना, वही तुम पढ़ रहे हैं ना लोग। अगर कोई पार्टनर साल के आखिरी में रिटायर हो रहा है, तो इस साल का प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया होगा, उसका जितना शेयर बनता है वो उसको दे दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? या लॉस हो रहा है तो उससे हम चार्ज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पर सवाल उस वक्त पैदा होता है जब कोई पार्टनर बीच में रिटायर हो रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि फाइनेंशियल ईयर हम चला रहे थे 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। अब आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है 1 जून 2022। इसका मतलब जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था ना, उसमें कितने दिन वो आपका पार्टनर रहा? 2 महीने। तो क्या 2 महीने का उसे सैलरी मिलनी चाहिए? अगर सैलरी मिल रही है तो मिलनी चाहिए। आईओसी मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आईओडी चार्ज होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए ना। चाहे वो एक दिन काम करे, एक दिन का भी उसे रेम्यूनरेशन अगर मिल रहा है तो मिलना चाहिए। सैलरी मिलनी चाहिए, कमीशन जो भी रेम्यूनरेशन उसे मिल रहा है, आईओसी भी मिलना चाहिए। या फिर अगर वो 364 डेज काम करे, उसका भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वही हम अब बात करेंगे कि अगर कोई पार्टनर मिडिल ऑफ द ईयर रिटायर हो रहा है तो उसकी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी कैसे हो। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो, क्या लिखा है? नॉर्मली रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बेसिक सी बात है, नॉर्मली कब होता है? एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, बट देयर कैन बी अ केस वेयर अ पार्टनर डिसाइडेड टू रिटायर इन द मिडिल ऑफ द ईयर। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर डिसाइड करे कि वो साल के बीच में रिटायर होना चाहे। इन सच केस द क्लेम शैल इंक्लूड शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अगर बीच में रिटायर हो रहा है तो वो किस किस के ऊपर क्लेम करता है? प्रॉफिट और लॉस के शेयर के ऊपर करेगा। आईओसी लिखा है आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इफ एनी, अगर इनमें से कोई भी है तो। फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, लास्ट बैलेंस शीट की डेट से, और रिटायरमेंट की डेट। जैसे अभी हमने केस किया था 1 जून को रिटायर हुआ ना, तो लास्ट बैलेंस शीट क्या थी? 31 मार्च। तो अप्रैल और मई,
2 महीने का, ठीक है। आगे देखो, इफ एनी फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, हियर द मेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड। अब प्रॉब्लम किस चीज की है भाई? 2 महीने काम किया तो अभी तो प्रॉफिट निकला ही नहीं होगा, अभी तो इस साल फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट हुए 2 दिन हुए, 2 महीने हुए, तो अभी तो आपने प्रॉफिट निकाल दिया होगा क्या? नहीं। तो प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा? कैसे? मैं तो कैलकुलेशन किया नहीं ना, कमाया तो तब पता चलेगा जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। सिंपल सा पता है सबको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद पता चलेगा कि मैंने कितना पैसा कमाया होगा। तो किस बेसिस में उसे प्रॉफिट देना चाहिए? या तो एवरेज हो सकता है या फिर लास्ट ईयर हो सकता है। यही 2 बेसिक फंडामेंटल है, लॉजिकल लग रहे हैं कि भाई या तो हम एवरेज प्रॉफिट में देंगे या फिर हम लास्ट। क्लियर है ये बात? अब अगर एवरेज प्रॉफिट या लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपए, अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए पूरे साल का प्रॉफिट है या 2 महीने का प्रॉफिट है? साल का। तो साल के प्रॉफिट को पहले मुझे 2 महीने के प्रॉफिट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझे? चलो डेटा को थोड़ा अच्छा करता हूं, सोफर करता हूं। मैंने बोला लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1,20,000 रुपए। लास्ट ईयर मतलब पूरे 12 महीने का प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। तो अब 2 महीने का प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इन 2 महीने का प्रॉफिट जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 आ गया। अब जो रिटायर हो रहा है ना, उसका शेयर 20,000 से निकाल देना। सिंपल कैलकुलेशन। बात समझ आ रही है सबको? जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर उस 20,000 से निकालना है, लास्ट ईयर के पूरे प्रॉफिट से नहीं निकालना, वो तो पूरे साल का प्रॉफिट था। हमें तो अभी 2 महीने का प्रॉफिट निकालना है, और ये सिर्फ टेम्पररी प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट थोड़ी है। इससे तो हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि एक पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है, तो 20,000 में से उसका प्रॉफिट आएगा और उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। आईओसी की कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए? मैंने बोला कि ए बी सी 3 लोग थे, 1:1:1, 10% आईओसी रेट था, तीनों की कैपिटल 2-2 लाख रुपए थी। क्लियर है? अब बी रिटायर हो रहा है तो बी को 10% के रेट से आईओसी मिलना चाहिए, पूरे साल का या 2 महीने का? 2 महीने। ठीक है, 2 महीने का कैलकुलेट करेंगे। ऐसे आईओडी, उसने साल के स्टार्टिंग में ही 1 लाख रुपए निकाल दिए या जो भी अमाउंट विड्रॉ कर दी, तो आईओडी में भी कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 2 महीने का। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है सबको इतना? चलो यहां देख लेते हैं बेसिक सा एक क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? मायरा, सबनम एंड विपुल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:1. विपुल डिसाइडेड टू रिटायर ऑन June 30, 2019. देख लो बीच में हो रहा है। चलो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज ₹1 लाख। पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख गिवन है। विपुल कब रिटायर हो रहा है? 30 जून, मतलब कितने महीने बाद? नए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुए कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। ठीक है, आगे क्या लिखा है? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ फर्म इज 1:1. विपुल शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ फ्रॉम April 1 to 30 June shall be calculated as. कैसे कैलकुलेट होगा? देखो ध्यान से, पिछले साल का प्रॉफिट, ठीक है, अब कितने महीने रहा वो? तो पहले 3 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, तो 3/, ठीक है जी। और विपुल का शेयर कितना था? 4/, कितना आया? इसका मतलब विपुल का शेयर कितना रहा? कितना? 1/10 है। चलो स्प्रिंट पे करो, ठीक है, कोई नहीं, एनसीईआरटी में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती। ये 4/10 ही है, ये क्या है? या तो इसे सही कर लो या फिर विपुल को रिटायर मत करो जिसका शेयर 4/10 है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है बट मेन है। अब अगला पीरियड है मेरा एक और, अगर एक और पीरियड है तो उसमें आगे बढ़ते हैं।